हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आतंकवादी संगठन लश्कर ए ताइबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने ब्लैक लिस्टेड कर वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। फ्रेंड्स, अब्दुल रहमान मक्की आतंकवादी संगठन लश्कर ए ताइबा का प्रमुख हाफिज सईद का साला है, जो खुद एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट है। यहाँ इंडिया और अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, जिसे पाकिस्तान में पनाह दी जा रही है। भारत में लाल किले पर हमला, रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला, मुंबई अटैक, बारामूला अटैक, इन सभी घटनाओं में ये प्रमुख तौर पर शामिल था। भारत ने परिषद के इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे विदेश मामले के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों से खतरा काफी अधिक है और सुरक्षा परिषद से प्रतिबंध एवं सूचीबद्ध किया जाना क्षेत्र में ऐसे खतरों एवं आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए प्रभावशाली माध्यम है। सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से चीन एकमात्र देश था जो इस रास्ते में अड़चनें पैदा कर रहा था, क्योंकि पिछले साल जून में भी भारत सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे चीन ने तकनीकी रोक लगाकर प्रस्ताव को विफल कर दिया। उस समय भारत ने बीजिंग की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत के पास मक्की के खिलाफ जबरदस्त सबूत हैं, फिर भी चीन आतंकवाद पर दोहरा मानदंड अपना रहा है। इसी के साथ भारत ने चीन पर संयुक्त राष्ट्र के आतंकरोधी तंत्र का मजाक बनाने का आरोप भी लगाया था। इस लिहाज से यहाँ भारत की बहुत बड़ी जीत है। भारत के अथक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे आखिर चीन को झुकना ही पड़ा। इसे यूएनएससी की 1267 कमेटी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस कमेटी को 1999 में सेटअप किया गया था। इसे दाएश और अलकायदा प्रतिबंध समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति में सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन इसे ब्लैक लिस्टेड करने से होगा क्या? फ्रेंड्स, इसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, ये हथियार नहीं खरीद पाएगा, यहाँ फंड रेज भी नहीं कर सकता, और तो और यहाँ अन्य क्षेत्रों की यात्रा भी नहीं कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो आतंकवादियों का गढ़ है, सारी जड़ें वहीं से पनपती हैं। पाकिस्तान ने अभी तक सूची में शामिल कई आतंकवादियों में से एक को भी हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसलिए भारत को मक्की और अन्य पर ध्यान केंद्रित रखने के अपने कठिन काम में दृढ़ रहना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान उन पर सफलतापूर्वक कार्यवाही करे, तभी सही मायने में आतंकवाद पर लगाम लग पाएगी। फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया था। इसमें बताया गया था ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस की संवेदनशीलता को कम करने के लिए भारत को मीडियम टर्म में डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हमारा डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन लगातार घट रहा है। वित्त वर्ष 2012 में जहां 38 MMT था, वहीं वित्त वर्ष 2022 में यहां मात्र 30% के आसपास आ गया। लेकिन क्यों? भारत में गहरे पानी की खोज के लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का अभाव है। हमारे यहाँ अभी कोई बड़ी हाइड्रोकार्बन खोज भी नहीं हुई है। भारत वर्तमान में डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन के सीस्मिक सर्वे पर एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, लेकिन जरूरत ये है कि घरेलू उत्पादकों और वैश्विक दिग्गजों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि महंगी ऊर्जा की कीमतें करंट अकाउंट को नुकसान देने के अलावा हाई इंपोर्ट बिल एंड हाई इन्फ्लेशन को इंडिकेट करती है। आगे उन्होंने ये बताया कि भारत में लगभग 26 सेडिमेंट्री बेसिन है, जो लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। सेडिमेंट्री बेसिन से मतलब है कि यहाँ अवसादों का तलछट जमाव होता है। इनमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह माना जाता है। मोटे तौर पर भारत में इनकी 4 कैटेगरी हैं: 1, 2,
3 एंड 4 और एक अन्य डीप वाटर है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन कैटेगरी 1 के बेसिनों में ही कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन किया जा रहा है। बचे शेष क्षेत्रों में भारी संभावनाएं हैं जिनमें हम बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिए। फिर आज के द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें राजकोषीय असंतुलन के बारे में जिक्र किया गया था। इसके लिए आपको राजकोषीय असंतुलन के बारे में पता होना चाहिए। जब गवर्नमेंट की लायबिलिटी यानी देयताएं उसकी इनकम या आय से अधिक हो जाती है या गवर्नमेंट की इनकम और डेप्ट में इनबैलेंस हो जाता है तो इसे राजकोषीय असंतुलन कहते हैं। यहाँ 2 तरह का होता है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। वर्टिकल की बात करें तो सरकार के विभिन्न स्तर पर राजस्व का उसके व्यय से मैच नहीं होता तो इसे हम ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल केंद्र और राज्य के बीच। वहीं क्षैतिज असंतुलन की बात करें तो यहाँ तब होता है जब विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कर के आधार पर समान क्षमताएं नहीं होती। इस आर्टिकल में वर्टिकल इनबैलेंस की बात की गई थी कि केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक कर शक्तियां प्रदान की जाती है, जबकि राज्यों को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक व्यय जिम्मेदारी सौंपी जाती है और यही चीज ऊर्ध्वाधर असंतुलन यानी वर्टिकल इम्बैलेंस को जन्म देती है। वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि वहां इसे ठीक करे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन इसे मापे कैसे? अगर VFI यानी वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस राज्य के अपने राजस्व और स्वयं के व्यय के अनुपात के बराबर है या VFI अनुपात 0 है तो ऐसा माना जाता है कि राज्यों के पास अपने स्वयं के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व है और उसे वित्तीय हस्तांतरण की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम पिछले 3 वित्त आयोगों के आंकड़े देखें तो VFI अनुपात में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। राज्यों का यहाँ अनुपात 0.53 था, जिसका अर्थ है उनके स्वयं के व्यय यानी एक्सपेंडिचर का केवल 47% उनके स्वयं के राजस्व द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इस खराब स्थिति को देखते हुए कुछ सुधार किए गए, जैसे FRBM एक्ट और GST एक्ट लाया गया। योजना आयोग को भंग कर दिया गया। इन परिवर्तन से राजस्व ढांचा पूरी तरह बदल गया। राज्यों के पास राजस्व स्वायत्तता बहुत कम बची और वे केंद्र सरकार पर अधिक निर्भर हो गए। जो VFI पहले 0.53 था, अब वो बढ़कर 0.59 हो गया, यानी राज्यों की स्थिति पहले से और बदतर हो गई। लेकिन राइटर ने इसे ठीक करने के कुछ सजेशन दिए, जैसे कि कर शक्तियों को सही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल केंद्र सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने की विशेष शक्ति होती है। इनका मानना है कि पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क की शक्ति राज्यों को दे दी जाए, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी GST के दायरे में लाना चाहिए। सेकंड, इन्होंने ये बताया कमोडिटी टैक्सेशन को संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में स्थानांतरित कर देना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर राज्यों की फिस्कल सिचुएशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स का यूज आप वहां कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ ये थी कि सेबी ने सेकेंडरी मार्केट में कारोबार के लिए एक नई भुगतान प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ट्रेडिंग के लिए धन को ब्लॉक करना शामिल है। फिलहाल व्यवस्था ऐसी है कि ग्राहकों को सौदेबाजी से पहले ब्रोकर के पास पैसा भेजना होता है। इससे ब्रोकर के पास अतिरिक्त धन आ जाता है और ब्रोकर को उस पर ब्याज की शक्ल में कमाई करने का मौका मिल जाता है। लेकिन नई व्यवस्था के तहत ग्राहक अपने ही खाते में राशि ब्लॉक कर सकेंगे और सीधे क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भेज सकेंगे। इससे न सिर्फ ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि पैसों के दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी। इस तरह की व्यवस्था प्राइमरी मार्केट में भी है, जिसे हम एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट कहते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।